नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, एनसीईआरटी की जो मुहिम चली हुई है उसमें हम बात कर रहे थे सेवन्थ क्लास के बारे में। जो सेवन्थ क्लास है, इस सेवन्थ क्लास के हम 2 वीडियो आपको पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे और इस तीसरे वीडियो में यूनिट नंबर 3, 4, 5 और 6 यूनिट के बारे में बात करेंगे एक ही वीडियो में, ताकि बहुत जल्द ये टॉपिक ख़त्म हो जाए आपके। तो पहला प्रश्न है, पूरी ईमानदारी से आप पूरे वीडियो को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय होता है। राज्य की 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो ये भी ठीक है। और मौसम के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, रबी और खरीफ, तो ये गलत है। मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है रबी, दूसरा होता है खरीफ और तीसरा होता है जायद। तो 3 प्रकार की फसलों में बांटा गया है इसको। और क्वेश्चन नंबर है 2, दूसरा है बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना किस प्रकार की फसलें हैं। तो आप लोगों को पता होगा ये सभी फसलें कैसी है, खरीफ की फसलें हैं। आपका टाइम भी खराब कम होगा, आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ किस प्रकार की फसलें हैं। आप लोगों को पता होगा गेहूं बोते हैं, उसके साथ हम जौ भी बोते हैं। तो हमने देखा कि एक खेत में गेहूं बोआ हुआ, दूसरे में क्या बो रहा है, सरसों। तो निश्चित रूप से जो सरसों, तो पिछली बार पूछा भी गया है, 2021 का जो रीट परीक्षा हुई थी उस रीट परीक्षा में पूछा गया था सरसों किस प्रकार की फसल है। तो यह है रबी की फसल। किसकी है सब ये, रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है 4, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो देखेंगे, रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर में व कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, ठीक है। खरीफ की फसलों की बुवाई जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है, ये भी ठीक है। जायद की फसलों की बुवाई अप्रैल में तथा जून में इनको काट लिया जाता है। तो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये सभी आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी फसल दलहन फसल नहीं है। तो दलहन फसल नहीं है, आप लोगों को पता होगा मूंग एक दाल होती है, मोठ एक दाल होती है, चना एक दाल होता है। लेकिन तिलहन जो है, ये तिल जो होती है, तिल एक तिलहन फसल है, ना कि दलहन फसल। तो तिलहन फसलों में तिल, सरसों और मूंगफली, ये सब क्या है, तिलहन फसलें हैं, यानी तिल की फसलें जो जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन फसल। इसके बाद देखेंगे उपयोग के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उपयोग के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया, 2। तो किस प्रकार से, तो एक होती है खाद्यान्न फसल और एक होती है व्यापारिक फसल। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो खाद्यान्न फसल हैं वो कौन कौन सी हैं। तो गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें, ये तो सब क्या है, खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलों का मतलब होता है जिनका उद्देश्य केवल व्यापार करना होता है। तो कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन फसलें, ये सभी फसलें क्या हैं, व्यापारिक फसलों में आती हैं। जो तिलहन एक व्यापारिक फसल है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 7, निम्न में से कौन सी यानी फसल शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में बोई जाती है। तो वो कौन सी फसल है जो शुष्क व अर्धशुष्क में बोई जाती है, वह है जौ और ज्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुख्य यानी प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है। तो ये कह रहा है कि गेहूं का जो मुख्य उत्पादक जिला नहीं है वो बताना है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसलमेर और बाड़मेर है, यहाँ अधिक मात्रा में बाजरे की खेती की जाती है, गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ज्वार का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो हो जाएगा प्रथम स्थान। और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है, उसको होती है बलुई मिट्टी। कौन सी, बलुई मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ और किस राज्य में होती है, और वह है राजस्थान। तो ये भी देखेंगे प्रमुख जिले हैं जहाँ पर सरसों का उत्पादन किया जाता है, अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर आदि।
और टोंक। देखिए अगला देखेंगे, राजस्थान राज्य के किस जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है? तो कृषि फार्म की बात करेंगे और वो है गंगानगर में। और गंगानगर में नाम क्या है उसका? सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? तो बाजरा, इसबगोल, सरसों और गवार, मोठ और जीरा। तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। किससे होती है? नलकूपों से। ये भी फैक्ट देखना है आपको। इंदिरा गांधी नहर, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में सर्वाधिक क्या है? सिंचाई होती है इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटरमैन यानी जल पुरुष किसे कहा जाता है, या किस नाम यानी जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो करमवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, राणा प्रताप सिंह। तो हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन अर्थात जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और भी फैक्ट दे रखा है इसमें, यानी रमन मैग्सेस जो पुरस्कार है, इससे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 3 है वो समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। देखिए 9वां क्वेश्चन नहीं पढ़ा था हमने, वो 9वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बीच में एक बार। मेवाड़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो मेवाड़ की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है मक्का। क्या है? मक्का। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 की। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 को। कब हुई थी? 1974। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो जीरे के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर है 2। तो जीरे के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगी जोधपुर मंडी। जीरे के लिए जोधपुर मंडी। अगला क्वेश्चन देखिए, धनिया व मेथी के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? धनिया व मेथी के लिए, तो धनिया व मेथी के लिए है रामगंज मंडी, कोटा। और अभी हमने बात की थी जीरे के लिए, किसके लिए बात की थी इससे पहले प्रश्न में? जीरे के लिए। तो जीरे के लिए है जोधपुर मंडी, जयपुर जीरा, जयपुर जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि उपज को खेत से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करने वाले सेवा, तो परिवहन है, प्रसंस्करण है, भंडारण है, ग्रेडिंग है और सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 4th नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। यानी कृषि को उपज से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने में काम आने वाली सेवा। तो परिवहन भी काम आता है, प्रसंस्करण भी आता है, भंडारण भी आता है, ग्रेडिंग भी आता है। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि उपज मंडी किसके द्वारा वित्त पोषित यानी स्वायत्तशासी समिति है? तो यह है सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो कृषि उपज मंडी की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है और वो आप देखेंगे थोड़ा सा, ये प्रश्न लिखा हुआ है, नोट हुआ है। जो कृषि उपज मंडी है, जो खरीदार होते हैं, कौन होते हैं? खरीदार। और खरीदार से एक प्रकार का कर लिया जाता है, उसका नाम है बाजार कर। इसे बाजार शुल्क बोलते हैं। क्या कहते हैं? बाजार शुल्क। ये भी प्रश्न आपको नोट करना है, बाजार शुल्क बोलते हैं। और जो मध्यस्थों से लिया जाता है, मध्यस्थों से जो लिया जाता है, और वो लिया जाता है लाइसेंस शुल्क। कौन सा? लाइसेंस शुल्क। तो ये भी प्रश्न कई बार के पेपर में पूछा जाता है। तो लाइसेंस शुल्क किससे लिया जाता है? मध्यस्थों से। और बाजार शुल्क किससे लिया जाता है? और वो लिया जाता है जो खरीदार होते हैं उनसे। तो यहाँ पर चौथा यूनिट समाप्त होता है, यूनिट नंबर 5। देखिए यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र व शक्कर उद्योग किस प्रकार के उद्योग श्रेणी में आते हैं? तो वृहद, लघु, कुटीर। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि जो उद्योग हैं उनको इन 3 पार्टों में बांटा गया, वृहद, लघु और कुटीर उद्योग। तो निश्चित रूप से इसमें हो जाएगा वृहद उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग और शक्कर उद्योग है वो बड़े उद्योगों में आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? शक्कर उद्योग, सूती उद्योग, दाल उद्योग और खाद्य उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। तो इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड वाला, जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल
मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा ब्यावर यानी अजमेर में 1889 को की गई थी। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। सीधे ही आते हैं प्रश्न ये, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। जो भीलवाड़ा है उसे वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है इसको। तो और देखेंगे, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के साथ किस उद्योग का प्रबंधन करता है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड यानी खादी के साथ किस उद्योग का प्रबंधन करता है? तो ये करता है कुटीर उद्योग का। किस करता है? कुटीर उद्योग का करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो लघु उद्योग में नहीं आता है वो आ रहा है यानी खांडसारी उद्योग, दाल उद्योग, गुड़ उद्योग और खादी सिल्क उद्योग। तो लघु कुटीर उद्योग में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा खादी सिल्क उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर है 7वां, खाद्य तेल के लिए प्रसिद्ध जिले। जो खाद्य तेल के लिए प्रसिद्ध जिले हैं वो हैं जयपुर भरतपुर, सवाई माधोपुर गंगानगर, कोटा बूंदी और अजमेर तथा पाली। तो और ऑप्शन नंबर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। ये खाद्य तेल के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। अगला देखिए, राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है? तो धनिया, मेथी, अजवाइन और सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से कौन सी राजस्थान से नियमित वस्तु नहीं है? यानी निर्यातित वस्तु। देखिए निर्यात यानी वह कौन सी वस्तु नहीं है जो राजस्थान से निर्यात नहीं होती है? तो ये कह रहा है तो ज्वार बाजरा और संगमरमर, सरसों का तेल, बांस की लकड़ी, खली, चावल और मिट्टी का तेल। तो जो चावल और मिट्टी का तेल है ये राजस्थान से निर्यात नहीं किया जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राजस्थान से दूसरे देशों में निर्यात की जाने वाली वस्तु। तो जो दूसरे देशों में निर्यात की जाती है हम क्या निर्यात करते हैं? कपड़ा, जवाहरात व आभूषण, संगमरमर, पत्थर आदि। तो आंसर हो जाएगा 11वें का सभी उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो हो जाएगा 35 निर्यातकों को। कितने को? 35 को। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई थी? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये हुई थी 2019 को। तो 13वां प्रश्न हो गया होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा जो 5वां यूनिट है वो समाप्त होता है। बात करेंगे छठे यूनिट की। तो छठे यूनिट का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में असत्य कथन है, यानी जो गलत कथन है वो आपको छांटना है। यानी इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, ठीक है, माता का नाम कर्पूरी देवी था और ये कर्पूरी देवी ये अनंगपाल थे, दिल्ली के शासक अनंगपाल की पुत्री थी ये, ठीक है। और पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न होगा यहाँ से। इनके दरबार में विद्वान विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जयानक, विश्वस्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट ये सभी थे। तो आंसर में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, अर्थात सभी कथन सही हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो है 1177 से लेकर के और 1192 ईस्वी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज जो रासो है वो लिखा था चंद्रबरदाई ने। एक और प्रश्न बहुत अच्छा है जो पूछा जाता है, पृथ्वीराज विजय, जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय, तो इसके लेखक हैं जयानक। क्या लिखा हुआ है? जयानक। तो जयानक हो जाएंगे पृथ्वीराज विजय के, जबकि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो महाराणा कुंभा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। और इनका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1433 से लेकर के और 1468 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे अगला,
बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पिछली बार सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम, कमल और कला, यानी किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला के त्रिवेणी थी, तो ये थी महाराणा कुंभा की। और एक और फैक्ट लिखा हुआ है, यानी सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। तो इनका काल है जो मेवाड़ का क्या कहलाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा विजित क्षेत्र नहीं है, जो इन्होंने जीता नहीं है वो क्षेत्र बताना आपको, बूंदी, गागरोन, सिरोही और बागड़ और हिसार। तो इनका उत्तर हो जाएगा हिसार। हिसार को इन्होंने विजित नहीं किया था, नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया। तो नहीं शब्द है अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भौमठ दुर्ग, मचान दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखें, जो अचलगढ़ दुर्ग है इसके ये पुनः निर्माता हैं। क्या है ये, पुनः निर्माता हैं। इसका निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था, पुनः निर्माता हैं इसके ये। बाकी बसंती दुर्ग, भौमठ दुर्ग और मचान दुर्ग तथा कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता माने जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लीजिए, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इसने करवाया था, ऐसा श्यामल दास की रचना है यानी वीर विनोद उसमें उल्लेखित है। और चित्तौड़ विजय यानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने सारंगपुर युद्ध के बाद करवाया था, सारंगपुर गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक महाराणा कुंभा की नहीं है। देखिए ये प्रश्न भी पिछली बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। सूद प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा और गीत गोविंद। तो ध्यान रखें, ये 3 ऊपर की इनकी पुस्तकें हैं और चौथी जो है ये गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना है। किसकी रचना है, नीचे लिखा हुआ ये जयदेव की रचना है गीत गोविंद। लेकिन इन्होंने रसक प्रिया, एक ग्रंथ है रसिक प्रिया और जयदेव की गीत गोविंद पर इन्होंने क्या लिखा है, और एक और है चंडी शतक। देखिए जयदेव की गीत गोविंद, रसिक प्रिया और चंडी शतक पर इन्होंने क्या लिखा है, टिप्पणी लिखी है। क्या लिखी है, टिप्पणी, यानी इनका संक्षिप्त रूप किया है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो टीका को क्या बोलते हैं, टिप्पणी लिखना, यानी किसी बड़ी पुस्तक को छोटे रूप में लिखना, टीका कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। महाराज अधिराज, राजरायन, विजय कटकातु यानी हाइड्रोक्लोरिक रूलर, महाराणा राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु और चाप गुरु। तो आपको पता होगा विजय कटकातु जो उपाधि है ये इसकी नहीं है, ये राज सिंह की है। और विजय कटकातु को इंग्लिश में हाइड्रोलिक रूलर बोलते हैं। ठीक है, एक ही मतलब है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, महाराणा सांगा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। महाराणा सांगा की बात हो रही है, इनके पिता राणा रायमल थे, ये भी ठीक है। इनके समय मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था, ये भी ठीक है। सभी राजपूत राज्य को संगठित किया और एक छत्र के नीचे लाए। इनके शरीर पर 80 घाव थे और दिल्ली, गुजरात, मुगल, मालवा आक्रमण से राज्य की रक्षा की इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनके शरीर पर 50 घाव थे। ये उत्तर गलत है, इनके शरीर पर कुल 80 घाव बताए गए थे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो जो शौर्य युग कहलाता है वो कहलाता है मालदेव जी का। जो मालदेव है ये मालदेव राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने 52 युद्धों को जीता था तथा 58 परगने जीते थे। 58 परगने इन्होंने जीते थे और 52 युद्ध के विजेता माने जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से हो सकता है। तो बात कर रहे हैं मालदेव की, और इनका जो कार्यकाल है मालदेव का वो भी जान लीजिए, 1532 से लेकर के और 1562 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन, मालदेव ने सर्वप्रथम किसको जीता। तो मालदेव ने सबसे पहले बहादुर को जीता था। ये प्रश्न भी सीधा फाइट हुआ है कई बार, बहादुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पोकरण दुर्ग, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जिसे मेड़ता दुर्ग कहते हैं, इन सभी दुर्गों का निर्माता कौन था। पोकरण, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग आदि। तो इनके विजेता थे मालदेव जी। कौन थे, 12th में क्या हो जाएगा, 12वें में मालदेव जी हो जाएगा। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक कहा था।
तो कौन से इतिहासकारों ने कहा था? जो फारसी इतिहासकार थे उन्होंने इनको हसमत वाला बादशाह या शासक कहा था। हसमत का मतलब होता है ताकतवर शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 9 मई 1540 को। देखिए ये थोड़ा सा गलत है, ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो राज्याभिषेक है 28 फरवरी 1572 को हुआ था, जबकि 9 मई 1940 का इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये 57 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी थी। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ये उम्र के समय, ये पिछली बार रीट में आया था तब इनकी मृत्यु हुई थी, तब ये कितने उम्र के थे? तो ये 57 वर्ष जी चुके थे। अगला इसमें और फैक्ट दिया गया है, इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई तथा विश्व वल्लभ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो ये भी प्रश्न कई बार आया कि विश्व वल्लभ नामक पुस्तक किसने लिखी थी, और ये है महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक को राजपूताना का कर्ण कहा गया? तो राजपूताना का जो कर्ण कहा गया वो कहा गया राय सिंह को। और राय सिंह के पिता थे कल्याणमल और इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। और सफल अभियान रहे थे इनके गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिष यानी ज्योतिष रत्नमाला और राजसिंह महोत्सव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 15वां यानी ज्योतिषी रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव, इसके रचनाकार कौन थे? जसवंत सिंह, राज सिंह, जय सिंह और राय सिंह। तो इसके कौन थे? तो हो जाएगा राय सिंह। यानी ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव के लेखक कौन थे? राय सिंह। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कहाँ पर? बीकानेर में। और जयमल पत्ता और राठौड़ कल्ला की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ भी लगवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने क्या है, एक राय यानी राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के सैन्य अभियानों का उत्तरदायित्व निर्वहन किस शासक ने किया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और औरंगजेब के समय में सैनिकों का नेतृत्व करते थे। और इनका कार्यकाल है 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में सत्य कथन है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में सत्य कथन क्या है? आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मालिक अंबर के विरुद्ध अभियान लेकर भेजा था। ये भी ठीक है। शाहजहां ने 1639 को जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो कई बार ये प्रश्न आता है, सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी शाहजहां ने। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। तो ये भी इसका आंसर सही है। जितने भी फैक्ट थे वो सभी शामिल किए गए हैं पुस्तक में से। तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि यानी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी को कौन सी पुस्तक लिखी? तो कब लिखी गई है? 1662 को। तो जयसिंह चरित्र, बिहारी सतसई, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। क्या लिखा है इन्होंने? बिहारी सतसई। और जयसिंह चरित्र के रचयिता कौन थे ये आपको देखना है। राम कवि हैं वो जयसिंह जो चरित्र है इसके कवि थे। यानी राम कवि जयसिंह चरित्र लिखा था राम कवि ने। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, यानी आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 19वां क्वेश्चन है ये और आंसर हो जाएगा इसका। देखिए दो देख लीजिए, महाराजा जसवंत सिंह ने। तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए, आनंद प्रकाश, सिद्धार्थ बोध और भारत यानी भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, इसकी रचना किसने की थी? और ये की थी महाराजा जसवंत सिंह ने। एक और अच्छे फैक्ट दिए गए हैं इसके लिए, दिसंबर 1626 में इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम था गज सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक के कहने पर दोरई के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह
और राज सिंह प्रथम और राय सिंह, तो किसके कहने पर साथ दिया था औरंगजेब का इन्होंने? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो वो दिया था मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर। ये भी एक फैक्ट है। औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा यानी औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नामक कस्बा किसने बसाया था? तो वो बसाया था, किसने बसाया था? जसवंत सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी? तो किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 21, तो ये दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी जसवंत सिंह को महाराजा की। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के कारण राज सिंह ने ब्रज में श्रीनाथ की मूर्ति को लाकर कहाँ से स्थापित किया था? यानी कहाँ पर स्थापित किया था? वो किया था नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ध्यान रखें, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का साथ दिया था जसवंत सिंह ने, और इनके पिता का नाम था जगत सिंह। मैं राज सिंह की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? राज सिंह की। औरंगजेब के जो कारण राज सिंह ने ब्रज में श्रीनाथ जी की मूर्ति का स्थापना करवाया था, वो नाथद्वारा में करवाया था, और मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का साथ दिया था राज सिंह ने। और बाद में आपको पता होगा इनके विरुद्ध पत्र लिखते हैं ये, और इसकी आलोचना करते हैं, और इनका फिर बाद में विवाद भी होता है। ये चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण करवाते हैं फिर। और इनके पिता का नाम था जगत सिंह। किसकी बात कर रहे हैं? राज सिंह की। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर किसने बनवाया था? जो अम्बा माता का मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो महाराणा प्रताप, राज सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय। तो अम्बा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और वो करवाया था राज सिंह प्रथम ने। तो कांकरोली राजसमंद झील का निर्माण करवाया था इनके द्वारा, और सियाहड़ ग्राम नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा का स्थापना करवाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा शिलालेख भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो विजय स्तंभ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति। तो जो राज प्रशस्ति है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रशस्ति है। देखिए, राजसमंद झील पर किस व्यक्ति के द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया है या लिखवाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। इसके लेख जो छापने वाले हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन है, कछवा यानी कछवा वंश के शासक ने, कछवा वंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर है 25। तो मिर्जा यानी सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह के द्वारा जो राजधानी है आमेर से चेंज करके जयपुर ले गए थे। एक फैक्ट ये भी देखना है, 1688 में इनका जन्म हुआ है। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी, और इनका कार्यकाल है 1699 से 1743। क्वेश्चन नंबर 26, जिज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी का निर्माण किसने करवाया था या जयसिंह ने कब करवाया था? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 26वां, तो ये करवाया था 1725 को। कब करवाया था? 1725। यानी जिज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी का निर्माण जयसिंह ने कब करवाया था? तो ये करवाया था 1725 को। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर 27, ज्योतिष विद्या पर लिखा ग्रंथ जयसिंह कारिका के लेखक कौन थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह। तो इसके लेखक कौन है? 27, इसके लेखक है सवाई जयसिंह। कौन है? यानी जयसिंह कारिका के रचनाकार कौन है? सवाई जयसिंह। ये भी देखना है आपको। ज्योतिष यंत्रों पर ग्रंथ लिखे और सिद्धांत सम्राट, यंत्र राजा आदि लिखे थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है 28, तो सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नामक कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो करवाया था 5 वेधशालाओं का। और 5 वेधशालाएं कहाँ पर हैं? जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली में बनवाई थी, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो है जयपुर की वेधशाला। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर के शासक सूरजमल ने कौन सा क्षेत्र जीता था? तो कौन सा क्षेत्र जीता था? गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस,
तो बात कर रहे थे हम महाराजा जो सूरजमल हैं, भरतपुर के शासक, जाट राजा। तो इन्होंने कौन सा प्रदेश जीता था? तो गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर, सभी। तो इन्होंने कौन कौन से जीते थे? तो इन्होंने सभी क्षेत्रों को जीता है जो इसमें लिखे गए हैं। और इनके पिता का नाम था राजा बदन सिंह। क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। और पेपर में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1755 से लेकर के और 1763 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा शरण स्थलियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था? तो ये थे महाराजा सूरजमल। आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। और इसमें और भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है। इनके दरबारी विद्वान थे कविवर सुदन और अखिराज गर्ग। कविवर सुदन और अखिराज गर्ग इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। देखिए साथियों, इसमें हमने 4 यूनिटों को शामिल किया था और 4 यूनिट हमने आपको पेश कर दिए हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए कई दिनों से वीडियो ऐसे बन रहे, तो क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और निश्चित रूप से संपूर्ण NCERT का कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों।